Hey everyone, welcome back to another video. Today we will study from section 36 which is arrest of persons. ठीक है, section 35 I have already dealt with it in the previous video, तो वो जाके एक बार देख लेना. Section 35 काफ़ी लंबा लेंदी है but it is very important because it basically states that when a police officer can arrest without warrant. ठीक है, तो अब हम section 36 से डील करते हैं which says procedure of arrest and duties of officer making arrest. ठीक है, कि जब कोई person अरेस्ट कर रहा है किसी भी दूसरे इंसान को, specifically police officer, then what are the duties of that officer? So let's start with, it says every officer while making an arrest shall bear an accurate, visible, clear identification of his name which will facilitate easy identification, prepare a memorandum of arrest which shall be attested by at least one witness who is a member of the family of the person arrested or respectable member of the locality where the person or the arrest is made. Second, countersigned by the person arrested. First is, जो भी पुलिस ऑफिसर एक पर्सन को अरेस्ट कर रहा है, ही शैल ऑलवेज बियर एंड एक्यूरेट, बियर मतलब उसको साथ एक एक्यूरेट, विजिबल, क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम विच विल फैसिलिटेट इजी आइडेंटिफिकेशन. उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए कोई भी ऐसी आईडी कार्ड या कोई भी आइडेंटिफिकेशन प्रूफ हो वो उसको साथ में लेके जाना चाहिए वेन एवर ही इज़ मेकिंग अरेस्ट. इट्स शॉल, ओके, सो इट्स अ ड्यूटी, इट्स अ ऑब्लिगेशन. तो ही शॉल बियर एन एक्यूरेट, विजिबल, क्लियर आइडेंटिफिकेशन. सेकेंड है, ही शॉल प्रिपेयर अ मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट. अब मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट में क्या रहेगा? मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट में पहले वो लोग जो विटनेस हैं उस अरेस्ट के, उनका साइन रहेगा. ठीक है, अब वो विटनेस कोई भी हो सकता है, या तो वो उस पर्सन की फैमिली को बिलोंग कर सकता है जिसका अरेस्ट हो रहा है. ठीक है, ही कैन बी अ मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द पर्सन हु इज बीइंग अरेस्टेड, या तो फिर वो रिस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ द लोकेलिटी होती है, या तो अगर लोकली जो भी नेबर हैं उस पर्सन के, जो भी उसके आसपास रह रहे हैं जहाँ पे अरेस्ट हुआ है, या तो वो उसको अटेस्ट करे. टेस्ट मतलब बेसिकली साइन कर दें उसमें. ठीक है, उस मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट में. सेकेंड, वो चीज़ इट विल बी काउंटर साइंड बाय द पर्सन अरेस्टेड, और जो पर्सन अरेस्ट हुआ है वो भी साइन करेगा. ठीक है, देन वी हैव सी, इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड unless the memorandum is attested by a member of his family that he has a right to have a relative or friend or any other person named by him to be informed of his arrest. ठीक है, जो जिस भी पर्सन को अरेस्ट किया गया है, ठीक है, आप उसको ये बात बता दो. पुलिस ऑफिसर शॉल इन्फॉर्म दैट पर्सन कि तुम्हारे पास अपने अरेस्ट के बारे में बताने की जो इन्फो है कि मेरा अरेस्ट हो गया है, ये आप किसी भी अपने रिलेटिव, किसी भी अपने फ्रेंड या किसी भी अपने फैमिली मेम्बर को बता सकते हो, अनलेस उसका अरेस्ट फैमिली मेम्बर्स के सामने ही हुआ. अगर सामने ही हुआ होगा और उनको पता है, फैमिली मेम्बर ने अटेस्ट भी किया मेमोरेंडम में यहाँ पे, तो फिर ज़रूरत नहीं है. बट अगर अरेस्ट ऐसी जगह पे हुआ है जहाँ पे उसके आसपास के लोगों को या उसके फैमिली या नियर रिलेटिव्स को नहीं पता है, सो द पर्सन हैज़ द राइट कि पुलिस ऑफिसर इस पर्सन को बताएगा कि यू हैव अ राइट कि तुम किसी भी अपने क्लोज रिलेटिव या फ्रेंड को इन्फॉर्म कर लो अपने अरेस्ट के बारे में. ठीक है, देन वी हैव सेक्शन 37, डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर. The state government shall establish a police control room in every district and a state level. Basically, establish a police control room in every district and a state level. Designate a police officer in every district and in every police station not below the rank of assistant sub-inspector of police who shall be responsible for maintaining the information about the names, addresses of person arrested, nature of offence with which charged, shall prominently display in any manner including in digital mode in every police station and at district headquarters. Simply पहले ए में बोल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो एक पुलिस कंट्रोल रूम हर डिस्ट्रिक्ट में और स्टेट लेवल में एस्टैब्लिश करे. दूसरा, दे हैव टू डेजिग्नेट, दे हैव टू अपॉइंट अ पुलिस ऑफिसर हर डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट के पुलिस स्टेशन में, नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर. असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के रैंक से नीचे का कोई भी, नो, ओके, नॉट बिलो मतलब उससे ज़्यादा ही होने चाहिए. उस रैंक से ऊपर कोई भी पुलिस ऑफिसर को वो अपॉइंट करे हर डिस्ट्रिक्ट और हर डिस्ट्रिक्ट के पुलिस स्टेशन में, जो कि क्या करेगा, दैट पुलिस ऑफिसर विल बी रिस्पॉन्सिबल वो फॉर मेंटेनिंग द इन्फॉर्मेशन. वो इन्फॉर्म किस चीज़ की रखेंगे? इट विल मेंटेन द इन्फॉर्मेशन अबाउट द नेम्स, द एड्रेस ऑफ द पर्सन अरेस्टेड, नेचर ऑफ द ऑफेंस विद विच दे आर चार्ज्ड. ठीक है, इन तीन चीज़ों का, नेम, एड्रेस एंड द नेचर ऑफ द ऑफेंस विद विच द पर्सन अरेस्टेड इज चार्ज, दे विल बी मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ दीज पर्टिकुलर्स. ठीक है, और क्या है, ये जो पर्टिकुलर्स हैं, इट विल बी डिस्प्लेड, इट विल बी प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड इन एनी मैनर इंक्लूडिंग डिजिटल मोड इन एवरी पुलिस स्टेशन एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स. और साथ में रिकॉर्ड्स के साथ साथ आपका जो डिस्प्लेइंग मेथड है इन रिकॉर्ड का, कि आप इनको कैसे रख रहे हो, इट विल बी डिस्प्लेड इंक्लूडिंग इन डिजिटल मैनर हर डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स में ये दिखाया भी जाएगा. ठीक है,
Then we have section 38. Section 38 says right of arrested person to meet an advocate of his choice during interrogation. When any person is arrested and interrogated by the police, he shall be entitled to meet an advocate of his choice during interrogation, though not थ्रू आउट द इंटेरोगेशन. सिंपल है, बहुत ईजी भी है कि जब भी कोई पर्सन को अरेस्ट कर लिया जाता है और जब इसकी इंटेरोगेशन, जब उसकी पूछताछ चल रही होती है, पुलिस जब उसकी पूछताछ कर रही होती है, तब उस पर्सन के पास राइट होता है अंडर सेक्शन 38 टू गेट एन एडवोकेट, टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस. ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी एडवोकेट आप उठा के लेके आ रहे हो फॉर द कन्वीनियंस सेक, नहीं. ही हैज़ दिस चॉइस ऑफ चूजिंग हिज एडवोकेट हिमसेल्फ. ठीक है, ये राइट देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है थोड़ा काइंड ऑफ, जिसमें कि लाइक यू हैव द राइट टू गेट रिप्रेजेंटेड एंड ऑल दैट. ठीक है, ये आता है अपने राइट टू फेयर ट्रायल में अंडर आर्टिकल 21. ठीक है, तो काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड भी है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ फेयर ट्रायल. ठीक है, कि वैसे अभी चालू नहीं हुआ है ट्रायल, ये अभी इंटेरोगेशन की बात हो रही है, बट आपका इंटेरोगेशन में भी राइट होता है कि आप अपने एडवोकेट को थ्रू आउट, नॉट थ्रू आउट द इंटेरोगेशन, बट यहाँ पे भी लिखा नॉट थ्रू आउट, बट यू कैन मीट एंड यू कैन जस्ट कंसल्ट your case with your advocate. Then we have section 39, arrest on refusal to give name and residence. When any person who is in presence of a police officer has committed or has been accused of committing a non-cognizable offence, refusal and demand of such police officer to give his name and residence, or gives a name or residence which such officer has reason to believe to be false, he may be arrested by such officer in order that his name or residence may be ascertained. Simple है, जब भी कोई person जिसने या तो non-cognizable के लिए जो कि person accused है, या फिर उसने कमिट कर चुका है नॉन कॉग्निजेबल इन प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर. ठीक है, और नॉन कॉग्निजेबल मतलब कि वो पुलिस ऑफिसर उसको बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकता नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में. ठीक है, उसने ऐसा कोई ऑफेंस कर दिया जो कि नॉन कॉग्निजेबल है. ठीक है, और ईदर ही इज़ बीन अक्यूज्ड ऑफ सच ऑफेंस. ठीक है, तो जब पुलिस के डिमांड करने पर वो पर्सन जिसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए कमीशन किया या जो अक्यूज्ड है, वो पर्सन अपना नाम और रेजिडेंस नहीं देता है, नेम और रेजिडेंस वो नहीं देता है, और या तो अगर वो देता है तो वो फॉल्स देता है, वो फॉल्स नेम और रेजिडेंस दे देता है पुलिस ऑफिसर को, जो पुलिस ऑफिसर को लग रहा है कि गलत है वो. ठीक है, तो उस बेसिस पे कि वो अपना नेम और रेजिडेंस नहीं दे रहा है, ही कैन बी अरेस्टेड बाय सच पुलिस ऑफिसर टू गेट हिज नेम एंड रेजिडेंस. ठीक है, अब वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो ऑब्वियसली आप उसको बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकते. ठीक है, कर भी नहीं रहे हो आप. बट जब वो अपना नेम और रेजिडेंस नहीं बता रहा है, तब आपके पास अंडर 39 यू हैव अ राइट दैट आप उसको फॉर असर्टनिंग द नेम और रेजिडेंस ऑफ दैट पर्सन यू कैन अरेस्ट दैट पर्सन. ठीक है, नाउ वी हैव सबसेक्शन 2. When the true name and residence of such person have been ascertained, he shall be released on a bond or bail bond to appear before a magistrate if so required. Provided that if such person is not resident in India, the bail bond shall be surety by surety resident in India. Simply है, जब उसको नेम और रेजिडेंस पुलिस ऑफिसर को पता चल जाता है उस अरेस्टेड पर्सन का, वो बेल बॉन्ड पे उसको रिलीज़ कर दिया जाता है टू अपीयर बिफोर अ मैजिस्ट्रेट. अगर बेल बॉन्ड बेसिकली उसको दे दिया जाता है, ही कैन बी रिलीज ऑन अ बेल बॉन्ड कि तू इस टाइम पे आके मैजिस्ट्रेट के सामने अपीयर हो जाना, इस बॉन्ड पे उसको छोड़ दिया जाता है. अगर वो पर्सन इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, ही डज़ नॉट लिव इन इंडिया, ठीक है, तो जो बेल बॉन्ड की श्योरिटीज़ होंगी वो एटलीस्ट इंडिया की रेजिडेंट तो होनी ही चाहिए. ठीक है, श्योरिटी मतलब क्या होता है बेल बॉन्ड में, इफ़ यू डोंट नो, बेल बॉन्ड की जो श्योरिटी होती है, श्योरिटी इज़ अ पर्सन जो इंश्योर करता है कि जिस पर्सन को छोड़ा गया है ना, जो कन्विक्ट जो अक्यूज्ड है उसको छोड़ा गया है, श्योरिटी इंश्योर करता है कि वो अक्यूज्ड बुलाने पे, पुलिस ऑफिसर की कोर्ट के बुलाने पे आ जाएगा बिफोर द मैजिस्ट्रेट और बिफोर द कोर्ट. ठीक है, तो श्योरिटी उसको बोलते हैं. तो वही बोल रहे हैं कि अगर जो पर्सन है जिसको अरेस्ट किया था वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, ही डज़ नॉट लिव इन इंडिया, तो एटलीस्ट जो उसके बेल बॉन्ड की श्योरिटी है वो मस्ट हैव बिन, दे मस्ट हैव अ रेजिडेंट इन इंडिया. नाउ सबसेक्शन 3, if the true name and residence of such person is not ascertained within 24 hours from the time of arrest, or if he fails to execute the bond or bail bond if so required to furnish the sufficient sureties, he shall forthwith be forwarded to nearest magistrate having jurisdiction. Simple है, very basic, कि आप किसी भी पर्सन को बिना वारंट के बाय मैजिस्ट्रेट 24 घंटे से ज़्यादा जेल में अरेस्ट करके नहीं रख सकते. ठीक है, तो अगर जिस पर्सन को अरेस्ट किया है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंडर, अगर आप उसका ट्रू नेम और रेजिडेंस अभी भी नहीं असर्टन कर पा रहे हो, नहीं पता लगा पा रहे हो, और वो बेल बाउंड पे छोड़ भी नहीं पा रहे हो उसको, बिकॉज मे बी सफिशिएंट श्योरिटीज़ या इनफ श्योरिटीज़ नहीं मिल पा रही उसकी बेल बॉन्ड को फर्निश करने के लिए. ठीक है, तो व्हाट कैन बी डन, आप सिंपली उसको
24 घंटे के अंदर अंदर आप उसको मैजिस्ट्रेट के पास लेके जाओ, मैजिस्ट्रेट आपका केस देखेगा, आपका रीज़न देखेगा अरेस्ट करने का। अगर मैजिस्ट्रेट आपको वारंट ग्रांट कर देता है अरेस्ट कंटिन्यू करने के लिए, यू कैन कंटिन्यू द अरेस्ट। इफ मैजिस्ट्रेट थिंक्स दैट नो द पर्सन नीड टू बी रिलीज्ड, देन whatever magistrate decides that will happen, ठीक है। बट 24 घंटे के अंदर अंदर you have to bring that person before the magistrate under the jurisdiction, है ना, magistrate who have the jurisdiction over that police station or over that area. Then we have section 40, arrest by a private person and procedure on such arrest, ठीक है। now अभी तक हम लोग arrest by police officer और उनका ड्यूटीज़ एंड व्हाट आर द पर्पस एंड ऑल दैट हम लोग कर रहे थे। अब हमारे पास है अरेस्ट बाय अ प्राइवेट पर्सन। प्राइवेट पर्सन मतलब ऐसा कोई पर्सन जो कि ऑथराइज नहीं है अरेस्ट करने के लिए, ना वो पुलिस ऑफिसर है, ठीक है। अरेस्ट हमेशा या एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट हमेशा पुलिस ऑफिसर या कोई ऐसा पर्सन जो कि ऑथराइज्ड है वो करता है। बट इफ एन अरेस्ट इज मेड बाय प्राइवेट पर्सन देन व्हाट इज द प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट, ठीक है। सबसेक्शन 1 सेज दैट एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट और कॉज टू बी अरेस्ट एनी पर्सन हु इज इन प्रेजेंस कमिट्स अ नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस और एनी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर and without unnecessary delay but within 6 hours from such arrest shall make over or cause to be made over any person so arrested, the police officer in absence of police officer take such person in the custody of the nearest police station। सिंपल है बहुत। अगर कोई आपको ऐसे क्वेश्चन आए एग्जाम में कि क्या प्राइवेट पर्सन या पुलिस ऑफिसर के अलावा अरेस्ट कर सकता है कोई भी पर्सन किसी भी अक्यूज्ड को, तो आंसर है येस। कौन सा सेक्शन के अंडर? सेक्शन 40 ऑफ BNSS के अंडर। कैसे? कोई भी प्राइवेट पर्सन मे अरेस्ट any person who in his presence commits a non-bailable and cognizable offense। अगर कोई भी पर्सन किसी भी प्राइवेट पर्सन के सामने कोई भी ऑफेंस कर रहा है, ठीक है, विच इज़ नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल इन नेचर। अब नॉन बेलेबल मतलब कि जिसके लिए बेल नहीं मिल सकती उसको जल्दी से जल्दी, ठीक है, जो कि नॉन बेलेबल लेबल्ड है, या कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल मतलब अरेस्ट विदाउट वारंट। अब ऐसा कोई भी किडनैप, जैसे कि ऐसा कोई भी ऑफेंस जैसे कि किडनैपिंग हो सकता है, मर्डर हो सकता है, ओके, दीज आर लाइक नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, ठीक है। अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस जो है किसी भी प्राइवेट पर्सन के सामने कोई पर्सन कर रहा है तो वो प्राइवेट पर्सन फटाक से उसको अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। वो उसको फटाक से अपनी कस्टडी में ले सकता है या कैसे भी तरीके ही कैन जस्ट ब्रिंग दैट पर्सन। और क्या है, अगर कोई ऑफेंस नहीं हो रहा है बट अगर वो पर्सन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का जो हमारा प्रोविजन है वो हमने 35 में भी पढ़ा था कि आप किसी भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जो कि गवर्नमेंट ने प्रोक्लेम कर दिया, प्रोक्लेम मतलब घोषित कर दिया कि ये पर्सन जो है ही इज़ एन ऑफेंडर, ठीक है, एंड ही इज़ नॉट इन द पुलिस कस्टडी। तो अगर ऐसा कोई ऑफेंडर है जो प्राइवेट पर्सन को पता है कि दिख गया उसको, वो उसको भी अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। एंड विदाउट अननेसेसरी डिले। नाउ अरेस्ट करने के बाद प्राइवेट पर्सन को ज़्यादा टाइम तो नहीं रख सकता, ऑब्वियसली वो 6 घंटे के अंदर अंदर उसको विद इन 6 hours फ्रॉम द अरेस्ट ही विल ट्रांसफर दैट पर्सन। सिंपली वो उसको लेके जाएगा कोई पुलिस ऑफिसर के पास, ठीक है, या तो अगर कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है तो वो किसी भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में उसको लेके चले जाए, ठीक है। तो प्राइवेट पर्सन किस केस में अरेस्ट कर सकता है? जब कोई भी नॉन बेलेबल कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होता है उसके सामने, वो उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है, या कोई भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को अरेस्ट कर सकता है। अरेस्ट करने के 6 घंटे के अंदर अंदर प्राइवेट पर्सन को उसको कोई भी पुलिस ऑफिसर को या तो दे दे वो, या तो फिर किसी भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के पास जाके दे दें, ठीक है। नाउ सेकंड सबसेक्शन क्या बोल रहा है? इफ देयर इज अ रीजन टू बिलीव दैट सच पर्सन कम्स अंडर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ 35 पुलिस ऑफिसर शॉल टेक हिम इनटू कस्टडी। अब सबसेक्शन 1 और सेक्शन 35 क्या है? व्हेन पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट, ठीक है। अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब कि मैं इस पर्सन को अरेस्ट कर सकता हूँ। अभी तक ये प्राइवेट पर्सन के पास था, है ना, अब आया हमारा पुलिस ऑफिसर के पास। तो पुलिस ऑफिसर को ज़्यादा पता होगा, राइट, कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कि मैं उसको रख सकता हूँ बिना वारंट के कि नहीं, है ना। तो जब पुलिस ऑफिसर थिंक्स दैट इट इज़ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 35 ऑफ BNSS, मतलब कि द पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट, तब पुलिस ऑफिसर उसको अपनी कस्टडी में ले सकता है। नेक्स्ट सबसेक्शन 3 स्टेट्स दैट if there is a reason to believe that he has committed a non-cognizable offense and he refuses on the demand of a police officer to give his name and residence, or gives the name or residence with such person has reason to believe to be false or be dealt with provision, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। फिर उसके बाद पुलिस ऑफिसर को अगर ये लगे कि इट्स अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल मतलब कि बिना वारंट ऑफ अरेस्ट के हम इसको अरेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब सेक्शन 35 के अंडर ये नहीं आ रहा है, ठीक है। वी कैन नॉट अरेस्ट दिस पर्सन विदाउट अ वारंट ऑफ अरेस्ट। तब पुलिस ऑफिसर क्या करेगा? वो सिंपली उससे मांगेगा उसका नेम और रेजिडेंस। वही बात है, अगर कॉग्निजेबल हुआ
तो वो तो उसको अरेस्ट कर लेगा, कस्टडी में ले लेगा। अगर नॉन कॉग्निजेबल हुआ तो वो उस पर्सन से, उस अक्यूज से उसका नेम और रेजिडेंस मांगेगा। अगर वो नेम और रेजिडेंस नहीं देता है, और अगर देता है और उसको लगता है पुलिस ऑफिसर की वो गलत है, तो वो सिंपली सेक्शन 39 के जो हमने प्रोविजन अभी पढ़े हैं, ही कैन डील विद दैट पर्सन अंडर दैट प्रोविजंस, ठीक है। बट इफ देयर इज नो sufficient reason to believe that he has committed any offense, then he shall be released at once. Now अगर ना नॉन कॉग्निजेबल है ना कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि इसने कोई भी ऑफेंस नहीं किया है, तो वो सिंपली उसको छोड़ देगा, he will be released from the custody, ठीक है। Now we have section 41, that is arrest by magistrate. When any offence is committed in the presence of a magistrate, whether executive or judicial, within his local jurisdiction, he may himself arrest or order any person to arrest the offender, and may thereupon, subject to the provision herein contained as to bail, commit the offender to custody. Simply, जब कोई भी ऑफेंस किसी भी मैजिस्ट्रेट के सामने होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैजिस्ट्रेट, वेदर वो जुडिशियल हो या वो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हो, ठीक है, और वो उसकी लोकल जुरिस्डिक्शन के अंदर हो रहा है, इट इज़ हैपनिंग विद इन द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ द मैजिस्ट्रेट, देन ही मे हिमसेल्फ, या तो वो खुद उस पर्सन को अरेस्ट कर ले, ठीक है, जिसने वो ऑफेंस किया है, इधर ही मे हिमसेल्फ अरेस्ट द पर्सन, और वो किसी और को भी ऑर्डर कर सकता है टू अरेस्ट दैट पर्सन, ठीक है। एंड आफ्टर दैट जो भी बेल के प्रोविजंस होंगे उसके अंडर ही कैन कमिट द ऑफेंडर टू कस्टडी, फिर उसके बाद वो उसको कस्टडी में अपने रख सकता है। सबसेक्शन 2 स्टेट्स एनी मैजिस्ट्रेट वेदर एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल में एट द टाइम ऑफ अरेस्ट or direct the arrest in his presence within his local jurisdiction of any person for whose arrest he is competent at the time and the circumstances to issue a warrant. वो बता रहे हैं कि मैजिस्ट्रेट भले एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशियल हो, जब भी अरेस्ट हो रहा है या वो कर रहा है, वो जब अरेस्ट कर रहा है या जब उसने किसी पर्सन को अरेस्ट करने के लिए बोल दिया, डायरेक्ट कर दिया, ऑर्डर दे दिया, तब वो अरेस्ट उसके लोकल जुरिस्डिक्शन के अंडर ही होगा, और ही मस्ट बी कॉम्पिटेंट एट दैट टाइम टू अरेस्ट दैट पर्सन और टू इशू अ वारंट, ठीक है। मतलब कि आप वो जो पर्सन जिसको अरेस्ट किया जा रहा है वो उसकी लोकल जुरिस्डिक्शन के अंडर आना चाहिए फर्स्ट, और दूसरा कि वो जो मैजिस्ट्रेट है वो उस पर्सन के अगेंस्ट एक वारंट इशू करने के लिए कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ठीक है। दैट इज ऑन सबसेक्शन 2. नाउ okay, that's it for today's video. We'll be dealing with the further sections in the next video. I think बहुत ज़्यादा sections हैं अपने arrest of person के, so maybe एक दो video और आएगी अभी. Let's see. Thank you for watching the video.